हेलो दोस्तों, आर्ट श्री चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हमारा जो है चैप्टर भारतीय लोक कला, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो पार्ट 1 है हमारा। तो भारतीय लोक कला जो है, इसमें से जो है कुछ क्वेश्चन जो है टीएसटी में पूछे जाते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। कहला है कि राजस्थान के भित्ति चित्र और क्या भू चित्रण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के भित्ति चित्र और भू चित्र के बारे में पूछ रहा है। क्या कहलाता है? एपन कहलाता है, मांडना, रचना या अल्पना। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मांडना। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? मांडना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल अध्ययन करते हैं, क्या चीज़ें है ये। देखिए, कह रहा है कि राजस्थान की लोक कला मांडना को भित्ति चित्र और भू चित्र पर किया जाता है। किस पे किया जाता है? भूमि पे और दीवारों पे, जो जमीन और दीवारों पे इसका चित्रांकन किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर घर के देहरी मतलब दीवारों, चौखट, अंजान, चबूतर, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजन स्थल आदि पर विभिन्न रंगों के माध्यम से उकेरी गई कलात्मक आकृतियां ही मांडना कहलाती है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि मांडना क्या कहलाती है। एपड़, ये जो है आपका उत्तराखंड की लोक कला। ध्यान दीजिएगा, एपड़ की अगर बात करेगा, उत्तराखंड की लोक कला है, इसको दीवारों पर किया जाता है। और अल्पना या बंगाल की लोक कला है, इसमें ज्यामिति, आकार तथा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें हैं। ठीक, मांडना क्या है और एपड़ क्या है और अल्पना क्या है। चलिए आगे तरफ देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मेहंदी, ध्यान दीजिएगा, मेहंदी और मांडना लोक कला वर्ग से संबंधित है। कहाँ से? मेहंदी और मांडना की बात कर रहा है। बिहार से है, राजस्थान से है, आंध्र प्रदेश से है, महाराष्ट्र से है, और इसकी हम बात करेंगे तो राजस्थान है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले इस के बारे में व्याख्या करते हैं। कह रहा है कि मेहंदी और मांडना लोक कला राजस्थान की है। राजस्थान की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है और राजस्थान में मेहंदी को सुहाग एवं सौभाग्य का शुभ चित्र माना जाता है। मांडना लोक कला राजस्थान की लोक कला है और मांडना का अर्थ होता है क्या है? चित्रित अथवा लिखित अंकन चित्र। राजस्थान में अन्य लोक कलाएँ भी हैं। फड़ चित्र राजस्थान की लोक कला के रूप में जानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, फड़ चित्र के बारे में कई बार पूछा गया। अगर फड़ चित्र के बारे में पूछेगा, ये भी क्या है? राजस्थान की लोक कला आपकी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। पहले तीसरे नंबर को कह रहा है कि कलम से चित्र, कलमकारी लोक कला किस क्षेत्र से संबंधित है? किसकी बात कर रहा है? कलमकारी की बात कर रहा है। तो देखिए, राजकोट, मिथिला, आंध्र प्रदेश, कालीघाट। तो आपका आंसर चला जाएगा किसमें? आंध्र प्रदेश में। कहाँ संबंधित है ये? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में। कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश की अत्यंत प्राचीन लोक कला है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जैसा कि किससे? नाम से ही स्पष्ट है। यह कलम की कारीगरी, इसकी जड़ें आंध्र प्रदेश मछलीपुर नामक नगर में है। श्री कलाहस्ती में आज भी कलमकारी के लिए कलम का उपयोग किया जाता है। अन्य अनेक कलाओं, क्या लोक कलाओं की तरह इस कला को भी स्थानीय मंदिरों का आश्रय प्राप्त है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा वाहिनी, ध्यान दीजिएगा, वाहिनी लकड़ी का मंदिर जिसमें लोक देवताओं को प्रस्तुत किया जाता है, क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, वाहिनी की बात कर रहा है, वाहिनी लकड़ी जिसमें कावड़ा, चैंपल, पैगोडा, श्राइन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा किस पे? फर्स्ट पे जाएगा, कावड़ा पे चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि लकड़ी के मंदिर जिसमें लोक देवताओं को प्रस्तुत किया जाता है उसे कावड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कावड़ कहते हैं। बाबूजी का फड़ भी एक धार्मिक लोक देवी देवताओं की पेंटिंग पुस्तक हैं, जो एकमात्र जीवित प्राचीन पारंपरिक लोक कला के रूप में एक संगीत गायन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि धूल चित्र कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, धूल चित्र की बात कर रहा है। चौक फुरना, रंगोली, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी
दोनों इसमें सही हो जाएगा। धूल चित्र की बात करेंगे तो चौक पे चौकुन्ना भी आएगा और रंगोली भी आएगा। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट को समझिए। कह रहा है कि धूल चित्र वह है जो आकृतियाँ, कोष्ठक जो रंगों के चूड़ जमीन पर भुरभुरा करके बनाए जाते हैं। जमीन में क्या है, भूर कर बनाए जाते हैं। धूल चित्र लोक कला के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि लोक कला की खोज 19वीं शताब्दी में जोसेफ ने की थी। कौन किया था? जोसेफ ने किया था। और भारत में इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी में आनंद कुमार स्वामी जी ने किया था। धूल चित्र के अंतर्गत निम्न लोक कला आती है। कौन कौन सी आती है? अल्पना बंगाल की, मांडना राजस्थान की, एपड़ उत्तराखंड की। ये किसके अंतर्गत आती है? ये धूल कला के अंतर्गत आती है। ठीक, आगे देखते हैं पॉइंट को, इसमें क्या दिया हुआ देखिए। पहले कह रहा है कि चौक पूर्णा यह उत्तर प्रदेश की लोक कला है जो जमीन या भूमि पर किया जाता है। और यह रंगोली महाराष्ट्र का लोक कला है, इसे जमीन पर भी किया जाता है, जिसे विभिन्न त्योहारों और शादी के शुभ अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? 6वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। बात है 6वां नंबर कह रहा है कि मिथिला चित्रकला कि किस कला को सर्वप्रथम पद्मश्री मिले। क्या कह रहा है? मिथिला चित्रकला की बात कर रहा है कि किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला था। मिथिला की बात कर रहा है। सीता देवी को मिला था, गंगा देवी को, यमुना देवी को, जगदम्बा देवी को। तो आपको मिला था किसको? जगदम्बा देवी जी को ये मिला था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। कह रहा है जगदम्बा देवी को मधुबनी चित्रकला का प्रथम पद्मश्री पुरस्कार 1975 में दे दिया गया था और 2017 का पद्मश्री पुरस्कार बरुआ देवी को दिया गया। बरुआ देवी बिहार राज्य के मधुबनी जिले के चितवारपुर गांव के निवासी हैं। इन्हें 2011 में मधुबनी लोक आर्टिस्ट महासुंदरी देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरी बात, मधुबनी लोक कला बिहार राज्य की है और मधुबनी लोक कला में प्राकृतिक रंग, ध्यान दीजिएगा, मधुबनी अगर लोक कला की अगर बात करेंगे तो सभी लोक कलाओं में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया, बात ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हल्दी, केले पत्ते, लाल केले के लिए पीपल की छाल। बातें कर रहा है कि हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल, सफ़ेद रंग के लिए पिसा हुआ चावल व दूध का प्रयोग किया जाता था। ठीक, ये सब लोक कला के जो है प्राकृतिक रंग माने जाते थे। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मधुबनी रंगों की बात कर रहा है, चित्रों की बात कर रहा है और रंगों की। रासायनिक, प्राकृतिक, जल, इंद्रधनुष। तभी हम बताएं कि जितने भी लोक कला में अगर प्रयोग करेंगे आप प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। कह रहा मधुबनी चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल और सफ़ेद रंग के लिए पिसा हुआ चावल, दूध आदि। मधुबनी पेंटिंग भूमि पर बनाई जाती है। बिहार की लोक कला है। इसके मुख्य कलाकार यमुना देवी, सीता देवी, महासुंदरी देवी और बरुआ देवी जी हैं। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला चित्रकला भी कहा है। ध्यान देगा, मधुबनी पेंटिंग एक और नाम से दिया जाता है, मिथिला चित्रकला के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सभी नाम को जानिए ताकि कोई भी चीज़ पूछ दिया तो आपको क्या हो, गलत होने का चांस बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कांथा टेक्सटाइल्स का लोक रूप है कहाँ से है? बताइए, लोक रूप है कहाँ से है? उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल से, आंध्र प्रदेश से। और कांथा की अगर हम बात करेंगे तो बंगाल से है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कांथा लोक कला बंगाल की है। अल्पना लोक कला भी बंगाल से संबंधित है। कांथा कढ़ाई बंगाल की प्राचीनतम कलाओं में से एक है और इस कला में पुरानी साड़ी और धोती के सफ़ेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है, जिसके ऊपर कई परत बनाई जाती है और इसमें रंगीन धागों का बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से इसका प्रयोग भी किया जाता है। बिहार में मधुबनी लोक कला प्रचलित है तथा उड़ीसा में 17वीं शताब्दी में पटचित्र प्राय टाट या कपड़े पे बनाए जाते थे। ठीक, ये बातें हो रही है कांथा की, जो कांथा लोक कला है जो बंगाल की है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरस्वती चौकी में परम सत्ता को किस रूप में दर्शाया गया? ध्यान दीजिएगा, सरस्वती चौकी को परम सत्ता को किस रूप में दर्शाया गया है? पुष्प रूप में, चौकोर रूप में, आयत रूप में, बिंदु के रूप में। तो आपका आंसर सही जाएगा, बिंदु के रूप में इनको दर्शाया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सरस्वती चौकी में परंपरा सत्ता को बिंदु के रूप में दर्शाया गया है।
ठीक, परम सत्ता को। और सरस्वती चौकी फर्श पर निर्मित होती हैं। इसे अलंकरण में केंद्रित को बिंदु रखकर उसके चारों डिजाइन बनाए जाते हैं। उसके अलंकरण में बिंदु रखकर उसके तरफ के क्या डिजाइन बनाई जाती है। यह वृत्त के रूप में होता है और मुख्य दैनिक शक्तियों को त्रिभुज के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह त्रिभुज 16 कमल दल से आवृत होता है और इसके चारों ओर बिंदु या वृत्त बनाए जाते हैं। कभी कभी सरस्वती को पंचभुजाकार तारे भी चित्रित किया जाता है अथवा जनेऊ धारण करवाया जाता है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 10 की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि फड़ चित्रण किस प्रदेश में होता है। फड़ चित्र की बात कर रहा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। अगर फड़ की अगर हम बात करेंगे, फड़ हमारा राजस्थान से संबंधित लोक कला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि फड़ चित्रण राजस्थान प्रदेश में होता है, मतलब मनाया जाता है या उसमें इसका ज़्यादा प्रचलन रहता है राजस्थान में। फड़ चित्रकला भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। फड़ कपड़े के पर्दे पर लोक देवताओं के जीवन का चित्रण फड़ चित्र के लिए मशहूर जो है क्या है, शाहपुर भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवता देवनारायण एवं पापूजी आदि के जीवन पर आधारित एवं उनकी धैर्य गाथाओं पर बनाए जाने वाले पारंपरिक अनुष्ठान कुंडली चित्र फड़ चित्र कहलाते हैं। आगे देखते हैं। फड़ केवल एक चित्र भर नहीं माना जाता है, यह अपने आप में देव स्वरूप है और इसीलिए इसे बनाने वाले चित्रकार और बाँचने वाले भोपा दोनों ही इसे पवित्र मानते हैं और भोपा पूरी को साक्षात देवता मानते हैं और ये इसे प्रतिदिन धूप अगरबत्ती लगाते हैं और इस प्रकार अपने घर को पवित्र स्थान पर इनको रखते हैं। ठीक, सबसे जो घर का सबसे इम्पोर्टेंट जगह होता है जहाँ पे लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वहाँ पर इनको रखा जाता है। ठीक, चलिए अगला हमारा प्रश्न 11 नंबर कह रहा है कि फुलकारी किस प्रदेश की लोक कला। ध्यान दीजिएगा, फुलकारी की बात कर रहा है हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, कश्मीर। और फुलकारी की अगर हम बात करेंगे, फुलकारी हमारा पंजाब में की जाती है। फुलकारी कहाँ पे की जाती है, पंजाब में की जाती है। देखिए कैसे क्या है कि फुलकारी पंजाब प्रदेश की लोक कला है। फुलकारी एक सतह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टे और पर हाथों से की जाती है। ध्यान दीजिएगा, चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना हो, जिसका मतलब होता है फूलों की कारीगरी। इंडियन कल्चर में पंजाब का योगदान शानदार संगीत, लाजवाब खाने और खूबसूरत रंगों से कहीं ज़्यादा है। पटियाला सलवार सूट और फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के बिना इंडियन फैशन बेहद नीरस होता है। ठीक, वहाँ की ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, पंजाब की। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सांझी किस राज्य की लोक कला। किसकी बात कर रहा है, सांझी कला की बात कर रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। और सांझी की अगर हम बात करेंगे, सांझी हमारे कहाँ था, उत्तर प्रदेश का था। कहाँ का था कला, लोक कला, उत्तर प्रदेश का जो हमारा सांझी लोक कला है। देखिए कैसे, आगे देखते हैं। कह रहा है सांझी लोक कला उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र की लोक कला। ध्यान दीजिएगा, ये जो सांझी है ये कहाँ के, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा में के क्षेत्र की लोक कला है और सांझी लोक कला भूमि पर बनाई जाती थी। सांझी लोक कला के प्रमुख कलाकार विजय और मोहन शर्मा जी थे और वज्र में कृष्ण की उपासना हेतु किया गया आलेखन को सांझी लीला कहा जाता है। सांझी ब्रज की प्रसिद्ध लोक कला है। वैसे तो वज्र में कई ललित कलाएं प्रचलित हैं, किंतु उनमें सांझी का स्थान विशेष है। सांझी का अर्थ होता है सज्जा, श्रृंगार या सजावट। फूलों की सांझी, गोबर की सांझी, सूखे रंगों की सांझी, पानी के नीचे की सांझी और पानी के ऊपर की सांझी, इतने प्रकार के सांझी पाए जाते हैं जो उत्तर प्रदेश के मथुरा के क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि गोदाना क्या है। गोदना की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। गोदना जो हमारे शरीर पे लगाया जाता है उसकी बात कर रहा है। ठीक, चलिए कह रहा है कि शास्त्रीय कला है, काष्ठ कला है, वस्त्र कला है, लोक कला है। गोदना की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी लोक कला है। कौन सी कला है, ये लोक कला के रूप में ये जाने जाते हैं। देखिए कहाँ की है, ये देखते हैं आगे। गोदना मध्य प्रदेश की लोक कला है। गोदाना को दुसद पासवान हरिजन जाति के लोग ने इसको आगे बढ़ाया था। गोदाना को पछेना या अंकन भी कहते हैं। शरीर की त्वचाओं पर रंगीन आकृतियां उत्कीर्ण करने के लिए अंग विशेष पर घाव करके या चीरा लगाकर अथवा सतही को छेद करके उसके अंदर लकड़ी के कोयले या चूड़ राख के या फिर रंग के
1 मिनट। फिर रंगने के मसाले भर दिए जाते हैं और घाव भर जाने पर खाल के ऊपर अस्थायी रंगीन आकृति विशेष बन जाती है, जो गुदना का रंग प्राय गहरा नीला, काला या हल्का लाल रहता था। गुदना कला को टेक्सटाइल्स के रूप में सफ़ा आनोबाई और रामकिली व बुंद कुंवर ने विकसित किया था। ध्यान दीजिएगा, इनको विकसित करने वाले यही लोग थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है। एक एक पॉइंट हम लोग कला से लिए हुए हैं और अभी जो है आपको क्लियर होता चला भी जाएगा। चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पाबू जी की फड़ लोक शैली को स्क्रॉल पेंटिंग कहा जाता है। ध्यान दीजिए, राजस्थान के, उड़ीसा की, मध्य प्रदेश की, बिहार, तो आपका आंसर सही हो जाएगा राजस्थान। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या पॉइंट है, देखिए ध्यान से। कह रहा बाबू जी का फड़ लोक कला शैली की स्क्रॉल पेंटिंग राजस्थान से है। फड़ पेंटिंग या फड़ एक शैली की धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग और लोक कला पेंटिंग है जो भारत के राजस्थान राज्य में प्रचलित है। पेंटिंग की यह शैली पारंपरिक रूप से कपड़े या कैनवास के लंबे टुकड़े पर की जाती है, जिसे फड़ के नाम से जाना जाता है। और फड़ों पर राजस्थान की लोक कला देवताओं, ज़्यादातर पाबूजी और देवनारायण के आख्यान चित्रण किए गए हैं। परंपरागत रूप से फड़ को वनस्पति रंगों से रंगा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको वनस्पति के रंगों से रंगा जाता है। और इस कला के पारंपरिक उदाहरण देवनारायण की फड़ या पाबूजी की फड़ के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें करवट पट्टियाँ का पैटर्न बनता है। ध्यान दीजिएगा, करवट पट्टियों की बात कर रहा है। बंदेज, लहरिया, शिवोरी और वाटिक, तो आपका आंसर चला जाएगा किस पे, लहरिया चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत में रंगने की लहरिया विधि करवट पट्टियों का पैटर्न बनाता है। और लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक टाई डाई वस्त्र कला, ध्यान दीजिएगा राजस्थान की है ये, जिसमें वस्त्रों पर कुछ विशिष्ट पैटर्न व गहरे रंग के डिजाइन बनाए जाते हैं। और लहरिया राजस्थान की लोक कला से प्रेरित है और इस प्रिंट की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। यह प्रिंट पहले केवल मेवाड़ राजघराने की महिलाओं के लिए तैयार किया जाता था। और नीले रंग का लहरिया आज भी मेवाड़ राज परिवार की निशानी है। लहर या तरंग के आकार से मिलते जुलने के कारण इसका नाम लहरिया पड़ा। ठीक, इसका नाम क्या पड़ा था, लहरिया पड़ा था। ठीक, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर की क्या कह रहा है कि एपड़ संबंधित है। ध्यान दीजिए, एपड़ की बात कर रहा है। महाराष्ट्र संबंधित, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से या मध्य प्रदेश से। अगर एपड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा संबंधित था, उत्तराखंड से संबंधित था। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में। एपड़ जो है उत्तराखंड से संबंधित है। एपड़ भारतीय हिमालय में कुमायूं से उत्पन्न एक स्थापित अनुष्ठानात्मक लोक कला है। एपड़ कला मुख्य रूप से विशेष अवसरों, घरेलू समारोह, अनुष्ठानों के दौरान की जाती है। दूसरी बात, चिकित्सकों का मानना है कि ये एक दैवी शक्ति का आह्वान करता है जो सौभाग्य लाता है और बुराई को रोकता है। ये एपड़ कला विशेष है क्योंकि यह खाली दीवारों पर की जाती है और जो ईंट लाल रंग की होती है, जिन्हें गेरू रंग कहा जाता है। वास्तविक कला चावल के आटे से बने सफ़ेद पेस्ट से की जाती है और यह कला अक्सर पूजा कक्षों के फर्श और दीवारों के प्रवेश द्वार पर किया जाता है। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट और है। आगे कह रहा है कि क्या है, नमिता तिवारी जो अल्मोड़ा उत्तराखंड से है और नमिता पुरस्कृत एपड़ कलाकार हैं जिन्होंने 2005 में एक NGO चेली एपड़ की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से पढ़िए पहले प्रश्न को। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला की दीवारें या द्वारे तथा चौक आदि बनाए जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, रंगोली, साझी, मांडना, अल्पना। तो हमें पूछ रहा है राजस्थान की। अगर हम राजस्थान की अगर हम बात करें तो मांडना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मांडना आ जाएगा। ठीक, मांडना जिसको बोलते हैं। राजस्थान में दिवाली के अवसर पर मांडना लोक कला को दीवारों या द्वारों तथा चौक आदि में बनाया जाता है। मांडना राजस्थान, मालवा और निमाड़ क्षेत्र की लोक कला है और इसे विशेष अवसरों पर महिलाएं जमीन अथवा दीवारों पर बनाती हैं। मांडना मंडन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सज्जा। मांडने को विभिन्न पर्वों, मुख्य उत्सव तथा ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मांडना की पारंपरिक आकृतियों में ज्यामिति एवं पुष्प आकृतियों को लिया गया है और इन आकृतियों में त्रिभुज,
चतुर्भुज, वृत्त, स्वास्तिक, शतरंज पट का आधार कई सीधे रेखाओं तरंग की आकृति के मुख्य रूप से ये बनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ज्यामितीय रूप से इसका अंकन किया जाता है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कलमकारी, ध्यान दीजिए, कलमकारी शैली का प्रसिद्ध कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा। कलमकारी की बात करें, दुल्हन का श्रृंगार, संथाल परिवार, यात्रा का जीवन वृक्ष, तो आपका आंसर सही जाएगा जीवन वृक्ष की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश की एक प्राचीन लोक कला है जिसमें हाथों से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छपाई बनाई जाती है। मुख्य रूप से यह कला भारत एवं ईरान में प्रचलित है। भारत में कलमकारी कला का विकास मुख्यतः कालाहस्ती और मछलीपट्टनम में हुआ है और इस शैली में प्राकृतिक पौधे, पत्तियों, पेड़ों की छाल तथा तना आदि का प्रयोग किया जाता है। कलमकारी शैली का प्रमुख चित्र जीवन वृक्ष है। क्या है? जीवन वृक्ष है। इसको आप लोग ध्यान से गौर करिएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। अगला हमारा प्रश्न जो 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गुजरात की लोक कला कौन सी है। गुजरात की लोक कला की बात कर रहे हैं, वर्ली, कलमकारी, साथियाँ, रंगोली। और गुजरात की कला की हम बात करेंगे तो साथिया थी। क्या थी? साथिया थी, जो गुजरात की लोक कला के रूप में फेमस हुई थी। साथिया लोक कला गुजरात की है तथा महाराष्ट्र की रंगोली लोक कला प्रसिद्ध है। और कलमकारी आंध्र प्रदेश की लोक कला है। तमिलनाडु के कोल्लम, पश्चिम बंगाल में अल्पना, राजस्थान में मांडना और उत्तर प्रदेश में चौकपुरना के लिए रूप में ये सब लोक कलाएँ हमारे जो जानी जाती हैं। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फुलकारी क्या है। फुलकारी कलात्मक चित्र है, कलात्मक कढ़ाई है, पटचित्र है, अमूर्त चित्र है। और फुलकारी की अगर हम बात करें तो एक तरह से कलात्मक कढ़ाई है। क्या है? कलात्मक कढ़ाई है ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फुलकारी एक सतह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना, जिसका मतलब होता है फूलों की कलाकारी। पटियाला सलवार सूट और फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के बिना इंडियन फैशन बेहद निरस होता है। और इस कढ़ाई का जन्म जो है प्राचीन भारत अब पाकिस्तान में, पहले प्राचीन भारत अब पाकिस्तान में हुआ था, जिसे बेहद कुशल कारीगरों की ज़रूरत होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसकी बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि थुमला एवं कालीन का कलात्मक निर्माण कहते हैं। थुमला की बात कर रहा है। भोटिया जनजात, टोंड जनजात और थारू जनजात, माड़िया जनजात। अगर हम थुलमा एवं कालीन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर चला जाएगा भाटिया जनजात। कौन? भोटिया जनजात। ठीक, चलिए भोटिया जनजात के बारे में देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। थुमला एवं कालीन का कलात्मक निर्माण भोटिया जनजात करती हैं। भोटिया जनजात करती हैं। थुमला मोटे ऊनी कंबल थे। ध्यान देगा, थुमला क्या होता है? मोटे ऊनी कंबल होते हैं जिनके पट्टी जो पट्ट की तरह बुना, क्योंकि वो पट्ट की तरह बुना जाता था। और एक थुमला बनाने में जो है 6 से 8 दिन का समय लगता था तथा 6 से लेकर 12 सेर तक ऊन लग जाती थी। और काले थुमले अधिक महंगे थे। ऊन की चमक, किस्म आदि के आधार पर इनका मूल्य विभिन्न भिन्न होता था। पिथौरागढ़ की धारचूला, मुनस्यारी व चमोली के अनेक क्षेत्रों में कालीन उपयोगी काफ़ी प्रसिद्ध रही है। भेड़ों के ऊन से यहाँ कंबल या पश्मीना, चुटका, दन, थुगला और पंखी बनाए जाते हैं। ठीक, इस तरह से बनाए जाते हैं। तो आपको पता हो गया थुमला क्या होता है और किस पे बनाया जाता है। ठीक, चलिए चीज़ों को अच्छे से जब समझेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस स्थान पर प्रसिद्ध मधुबनी कला शैली उत्पन्न हुई है। ध्यान दीजिएगा, पटना, गया, जितवापुर उपयुक्त में से सभी। स्पेशल अगर हम बात करेंगे तो जितवापुर की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे कह रहा है कि मधुबनी लोक कला की उत्पत्ति बिहार के जितवापुर में हुई और मधुबनी पेंटिंग भित्ति व भूमि पर बनाई जाती है। और मधुबनी लोक कला में प्रकृति रंग जैसे हल्दी, केले के पत्ते का प्रयोग, रंग के लिए लाल रंग के लिए पीपल। ध्यान दीजिएगा, केले के पत्ते का प्रयोग पीले रंग के लिए और लाल रंग के लिए पीपल की छाल तथा सफ़ेद रंग के लिए पिसा हुआ चावल और दूध का प्रयोग किया जाता था लोक कलाओं में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है।
कह रहा 23 नंबर, सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिएगा, हरियाणा की है, जोधपुर के, कुमाऊं की है, पटना की है। और सरस्वती की अगर हम बात करें चौकी की तो कुमाऊं है। ठीक, कहाँ की है ये? कुमाऊं की है, जो उत्तराखंड में पाई जाती है। देखिए, सरस्वती चौकी कुमाऊं उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध लोक कला है। ये पड़ कला भारतीय हिमालय में कुमाऊं से उत्पन्न होने वाली एक स्थापित अनुष्ठानात्मक लोक कला है। यह कला मुख्य रूप से विशेष अवसरों जैसे घरेलू समारोह और अनुष्ठान के दौरान की जाती है। चिकित्सकों को मानना है कि यह दैवी शक्ति का आमन करती है, जो सौभाग्य लाता है और बुराई को रोकता है। और यह लोक कला चावल के आटे से बने सफ़ेद पेस्ट से की जाती है। यह कला अक्सर पूजा कक्षों के फर्श और दीवारों और घरों के प्रवेश द्वार पर की जाती है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य संबंधित है? किसकी बात कर रहा है? रंगोली की बात कर रहा है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। अगर इसका हम बात करें तो कहाँ से ये था? महाराष्ट्र से संबंधित था रंगोली। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रंगोली महाराष्ट्र की लोक कला है। यह भारत की प्राचीनतम सांस्कृतिक परंपरा की लोक कला है। इसे सामान्यतः त्यौहार, व्रत, पूजा, उत्सव, विवाह आदि के शुभ अवसरों पर सूखे और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। इसे साधारण ज्यामितीय आकार हो सकता है या फिर देवी देवताओं की आकृति हो सकती है। और इनका प्राचीनतम सजावट और सुमंगलम है। और इन्हें प्राय घर की महिलाएं अक्सर बनाया करती हैं। जो महिलाएं होती है घर की, वही इनका निर्माण करती थी। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण घोतक है। पक्षियों के प्रति प्रेम का, मंगल कामना का, ठीक, और उल्लास और कोमलता का। उपरोक्त में से सभी, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। ठीक, तो इस तरह से जो है इसके बारे में और देख लेते हैं। पहले, लोक कला में पशु पक्षियों को चित्रण का घोतक, उल्लास और कोमलता का। पक्षियों के प्रति प्रेम, मंगल कामना तथा उल्लास और कोमलता सभी का होता है, परंतु उनमें अनेक चित्र देवी देवताओं, देव सदृश किन्नर और अप्सराओं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, फल फूल सहित प्रसन्नता, प्रेम, कृपा और मायाजाल के भावों को दर्शाते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।